नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कोरोना की बेकाबू रफ्तार, देश में पिछले 24 घंटों में 3,47,000 केस दर्ज, 703 लोगों की मौत। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाया जाएगा, केजरीवाल ने एलजी को भेजा प्रस्ताव। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने लिया ससुर मुलायम सिंह का आशीर्वाद, तस्वीरें हुई वायरल। पंजाब सरकार के मंत्री का दावा, कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया है सीएम चेहरा। उत्तराखंड में डोईवाला व कोटद्वार समेत 11 सीटें फंसी, भाजपा आज जारी कर सकती है नाम। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही कोरोना के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी अब बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,47,254 नए केस सामने आए हैं और 703 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9,692 मामले भी सामने आ चुके हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 17.94% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 20,18,825 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,88,396 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 2,51,777 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद अभी तक 3,60,58,806 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 160 करोड़ से ज्यादा खुराक लोगों को दी जा चुकी है। कल 70,49,779 डोज दी गई थी, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 160 करोड़ 43,70,484 डोज लोगों को दी जा चुकी हैं। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 मामलों में आ रही कमी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल से सिफारिश की है। केजरीवाल की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में बाजारों में ऑड इवेंट सिस्टम को हटाने और निजी दफ्तरों को 50% क्षमता पर संचालित करने की अनुमति देने के लिए भी कहा गया है। दिल्ली में गुरुवार को कोविड-19 के 12,306 मामले सामने आए थे। 43 और लोगों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण दर घटकर 21.48% पर हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के ये जानकारी जो है उस पर साझा की गई है। आंकड़ों के मुताबिक 10 जून 2021 के बाद से एक दिन में कोविड से मौत के यह सर्वाधिक संख्या है। दिल्ली में पिछले साल 10 जून को 44 लोगों की संक्रमण से मौत हुई थी। इस साल जनवरी में संक्रमण से अब तक 396 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी का दामन थामने वाली समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में अपर्णा अपने ससुर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद ले रही हैं। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि नेताजी ने अपर्णा जी को समझाने की बहुत कोशिश की थी। साल 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी के हाथों पराजय का सामना कर चुकी अपर्णा यादव के भगवा दल में शामिल होने से पार्टी को सपा के आंतरिक मतभेदों के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा था, मैं हमेशा से प्रधानमंत्री जी से प्रभावित रही हूं। मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। राष्ट्र धन मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर कहा कि अखिलेश यादव अपने ही परिवार में असफल रहे हैं। पंजाब में अवैध रेत खनन को लेकर ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि चरणजीत सिंह चन्नी को दलित सीएम होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। राजकुमार वेरका ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है। राजकुमार वेरका ने आरोप लगाया कि बीजेपी की विचारधारा हमेशा दलितों के खिलाफ रही है। चन्नी सरकार में मंत्री वेरका ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा दलितों के खिलाफ काम करने वाली है। मोदी सरकार भी उसी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। दलित को दबाया जा रहा है। राजकुमार वेरका ने कहा कि पीएम मोदी दलितों और पिछड़ों के भले का दावा करते हैं, लेकिन दलित सीएम को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल भी अलग नहीं है। वो दोनों दलित सीएम को निशाना बनाने में बीजेपी का साथ दे रहे हैं।
विरका ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी सीएम चन्नी को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी तरह से सीएम की कुर्सी को हथियाना चाहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को चेहरा बनाया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चन्नी कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर चन्नी की सीएम उम्मीदवार जो है उनको घोषित नहीं किया है। आम आदमी पार्टी द्वारा हालांकि भगवंत मान को सीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से कांग्रेस पार्टी पर भी दबाव बढ़ गया है। कांग्रेस जल्द ही इस बारे में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। भाजपा में अभी 11 विधानसभा सीटें फंसी हैं जिन पर नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। उत्तराखंड में डोईवाला और कोटद्वार विधानसभा सीटें प्रमुख हैं। इन दोनों सीटों पर जनरल विपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत पर दांव लगाने की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस संभावना से इनकार कर रहे हैं। इन पार्टी के हलकों में यह चर्चा है कि बुधवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पार्टी में शामिल हुए कर्नल विजय रावत को सैनिक वोटों को साधने के लिए भाजपा मैदान में उतार सकती है। इधर डोईवाला सीट पर कई और दावेदार भी जोर लगा रहे हैं। पार्टी ने अभी कोटद्वार सीट पर नाम फाइनल नहीं किया है। इसी तरह केदारनाथ, टिहरी, पिरान, कलियर, झबरेड़ा, रानीखेत, जागेश्वर, हल्द्वानी, रुद्रपुर और लालकुआं पर भी निर्णय नहीं हुआ है। इसमें रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल विधायक हैं और उनके टिकट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस कब्जे वाली पिरान, कलियार, रानीखेत, जागेश्वर, केदारनाथ सीट पर भी पार्टी मजबूत चेहरे की तलाश रही है और भाजपा एक परिवार एक टिकट के सिद्धांत पर सख्त दिखाई दी है। कुछ सीटों पर विधायक एक से अधिक टिकट की हसरत पाले हुए थे। पार्टी ने विधायक बेटे और पत्नी को टिकट तो दिया, लेकिन विधायक का टिकट काट दिया। टिकटों के ऐलान से पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी अपने और अपनी पुत्र बहू के लिए जो है वो टिकट मांग रहे थे। इन पार्टी ने एक परिवार एक टिकट के सिद्धांत के आधार पर उनकी मांग नहीं मानी है। हरक ने जिद की तो उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना की बेकाबू रफ्तार। देश में पिछले 24 घंटों में 3,47,000 केस दर्ज, 703 लोगों की मौत। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाया जाएगा, केजरीवाल ने एलजी को भेजा प्रस्ताव। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने लिया ससुर मुलायम सिंह का आशीर्वाद, तस्वीरें हुई वायरल। पंजाब सरकार के मंत्री का दावा, कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया है सीएम चेहरा। उत्तराखंड में डोईवाला व कोटद्वार समेत 11 सीटें फंसी, भाजपा आज जारी कर सकती है नाम। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भाजपा से निष्कासित किए गए पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा है कि आज वो तय करेंगे कि किस मोर्चे से चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि उनकी भाजपा में वापसी हो रही है या फिर कांग्रेस उनका हाथ पकड़ रही है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि अब समय कम है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में आज तय कर दिया जाएगा कि वह किस मोर्चे से चुनाव मैदान में उतरेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह ने पिछले 5 दिनों से उम्मीद लगाए हुए हैं कि कांग्रेस उनका हाथ थामेगी, लेकिन अब तक हरक को निराशा ही हाथ लगी है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस मात्र उन्हें पूर्व में किए गए एहसास दिलाने के लिए ऐसा कर रही है। कांग्रेस के कई नेता भी यही चाहते हैं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल कर लिया जाए। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक हरक सिंह जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे। इससे पहले कांग्रेस और मजबूत स्थिति में होगी, लेकिन हरक को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर जो देरी हुई है उससे हरक बेहद निराश है। यही वजह है कि उनकी कांग्रेस में शामिल होने को लेकर जो देरी हुई है, इससे उनकी फिर से भाजपा में वापसी की भी चर्चाएं जोरों पर है। बताया गया है कि हरक सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जैसे नेताओं से बातचीत भी की है। यह भी बताया जा रहा है कि प्रकरण में राज्यपाल व पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका भी अहम है, जिनके मामले में हस्तक्षेप के बाद न सिर्फ हरक की भाजपा में वापसी हो सकती है, बल्कि उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को केदारनाथ से टिकट दिए जाने को लेकर राजनीति हलकों में चर्चाएं जोरों पर हैं।
जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों तथा ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी को देखते हुए राज्य प्रशासन ने 64 घंटे के लिए पाबंदियां लगा दी हैं। शुक्रवार को 21 जनवरी दोपहर 2 बजे से सोमवार 24 जनवरी सुबह 6 बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां बंद रहेंगी। वाहनों की आवाजाही पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी। होम डिलीवरी भी जारी रहेगी। गर्भवती सरकारी महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट दी गई है। ज्ञात हो कि इससे पहले 14 जनवरी को सरकार ने प्रदेश में गैर जरूरी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लगाया था। पाबंदियों के दौरान केवल राशन, सब्जी, दूध, दही, फल व दवा समेत अन्य जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी। पेट्रोल पंप व एलपीजी की दुकानें भी खुली रहेंगी। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। होम डिलीवरी भी जारी रहेगी। सरकार ने सभी जिलों के डीसी तथा एसएसपी को पाबंदियों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की हिदायत भी दी थी। साथ ही इसका उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया था। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी और कोविड टास्क फोर्स की बैठक में कोरोना संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए 64 घंटे की पाबंदियों पर फैसला लिया गया है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू के साथ अन्य कई वरिष्ठ लोग भी शामिल रहे। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के मकसद से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति गुरुवार से लागू हो गई है। राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन जेसी शर्मा ने हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 को अधिसूचित किया है। यह नीति आगामी 5 साल तक लागू होगी। इस नीति के अनुसार राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क टोकन टैक्स में छूट देगी। हाईवे पर भी राज्य और बाहरी प्रदेशों के इलेक्ट्रिक वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा वाणिज्यिक परमिट फीस में केंद्रीय भूतल परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार छूट दी जाएगी। यह छूट इस नीति से लागू होने की अवधि यानी कि 5 साल तक लागू होगी और सरकार ने इस नीति से 2025 तक 15% इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस नीति में 4 मॉडल शहरों को चिन्हित किया गया है। ये शिमला, मंडी, बद्दी और धर्मशाला है। इनमें 1 गुना 1 किलोमीटर की ग्रिड में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन भी होगा। राज्य मार्गों में हर 25 किलोमीटर के बाद प्रत्येक तरफ होगा और व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्गों के 50 किलोमीटर के बाद प्रत्येक और एक चार्जिंग पॉइंट होगा। ये चारों मॉडल शहर के एक एसी जोन भी तैयार करेंगे जहां पर गाड़ियों से गैसों का शून्य उत्सर्जन हो, जहां केवल पैदल चलना, साइकिलिंग पर चलना या इलेक्ट्रिक वाहन में चलना ही मान्य होगा। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी की छात्रा को झाड़ियों में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश मामले में गुरुवार रात छात्रों ने आक्रोशित होकर जेएनयू के कुलपति के आवास का घेराव किया। इस मामले में 3 दिन हो जाने के बाद भी अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं होने के बाद छात्र आक्रोशित हो गए और जेएनयू ने एक लिखित बयान में कहा कि जेएनयू की सुरक्षा शाखा जांच के मामले में पुलिस के लगातार संपर्क में है। रेजिडेंट से आग्रह है कि घटना के संबंध में कोई जानकारी मिलने पर तत्काल जेएनयू की सुरक्षा विभाग या पुलिस से संपर्क किया जाए। दक्षिण पश्चिमी जिला डीसीपी गौरव शर्मा ने बताया कि जेएनयू से रात करीब 12:45 पर सूचना मिली थी। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। डीसीपी ने बताया कि 17 व 18 जनवरी की रात करीब 11:45 पर जेएनयू से पीएचडी कर रही छात्रा ईस्ट गेट के पास कैंपस में घूम रही थी। उसी समय वहां बाइक पर एक लड़का आया और छात्रा से छेड़छाड़ करने लगा और पुलिस अधिकारियों के अनुसार छात्रा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि आरोपी उसका मोबाइल छीन कर ले गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी अकेला था। जेएनयू की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आरोपी को तलाश करने के लिए 6 से ज्यादा टीमें दिल्ली में कई जगह दबिश भी दे रही। पुलिस जेएनयू के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाल रही है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बने एक सर्किट हाउस का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में वो जुड़े और नए भवन का उन्होंने उद्घाटन करने के साथ ही लोगों को भी संबोधित किया। पीएमओ कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सर्किट हाउस 30 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। सरकार की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति के मुताबिक इस सर्किट हाउस को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। यहाँ वीआईपी व डीलक्स कमरे भी उपलब्ध हैं। वहीं कॉन्फ्रेंस और ऑडिटोरियम हॉल भी है। इस सर्किट हाउस को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें हर कमरे को सी फेसिंग रखा गया है, यानी सभी कमरों से समुद्र दिखता है। पीएमओ कार्यालय की ओर से बनाया गया है कि सोमनाथ मंदिर के आसपास कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में यह सर्किट हाउस सभी आवश्यकताओं को पूरा भी करेगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना की बेकाबू रफ्तार, देश में पिछले 24 घंटों में 3,47,000 केस दर्ज, 703 लोगों की मौत।
दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाया जाएगा, केजरीवाल ने एलजी को भेजा प्रस्ताव। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने लिया ससुर मुलायम सिंह का आशीर्वाद, तस्वीरें हुई वायरल। पंजाब सरकार के मंत्री का दावा, कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया है सीएम चेहरा। उत्तराखंड में डोईवाला व कोटद्वार समेत 11 सीटें फंसी, भाजपा आज जारी कर सकती है नाम। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई राज्यों में फिर मौसम बिगड़ सकता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, चंडीगढ़ में 21 जनवरी व अगले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में कुछ एक स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। दिल्ली में बादल छा सकते हैं और शुक्रवार शाम तक हल्की बारिश भी हो सकती है। बारिश के कारण इन राज्यों में एक बार फिर तापमान लुढ़क सकता है और ठिठुरन भी बढ़ सकती है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में गुरुवार को पारा सामान्य से 2 डिग्री नीचे रहा। राजधानी में कोहरा छाया रह सकता है। इसके कारण शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंचने वाली ट्रेनें लेट हो सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली की सुबह घने कोहरे में लिपटी व आंशिक रूप से बादलों से ढकी हो सकती है और ऐसा ही हुआ। मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना भी जताई है। विक्षोभ के कारण शुक्रवार को पश्चिमी राजस्थान में नम हवाओं का एक सिस्टम बन सकता है। इस कारण जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कोटा व भरतपुर में 21 जनवरी की रात से हल्की व मध्यम वर्षा हो सकती है व बिजली भी गिर सकती है। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट वर्षा या बर्फबारी की भी संभावना है। शनिवार, रविवार को व्यापक वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में 22 से 23 जनवरी को व्यापक वर्षा का अनुमान है। पंजाब में अलग अलग क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। इसी तरह 22 जनवरी को, 24 जनवरी को असम, मेघालय में भारी बारिश की भी संभावना है। ब्रिटेन में भले ही चरम पर पहुंच कर ओमिक्रॉन के मामले अब घट रहे हैं, लेकिन पाबंदियां हटाई गई हैं, लेकिन यूरोपीय देशों में इसका कहर जो है वो बरकरार है। फ्रांस में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में फ्रांस में 4.36 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं जर्मनी में पिछले 24 घंटे में 1.21 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। उधर न्यूजीलैंड में ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर के बाद पीएम जेसिका अर्डर्न ने कहा है कि यदि महामारी सामुदायिक स्तर पर फैली तो देश में फिर से प्रतिबंध लगाना पड़ सकता है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे के भीतर 7 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में हर दिन करीब 2000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या से अस्पतालों में जबरदस्त दबाव है। इसी तरह ब्राजील में पिछले एक दिन के भीतर 2 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं। देश में लगातार दूसरे दिन देश का पिछला रिकॉर्ड टूटा है। इसी अवधि में देश में मृतक संख्या 350 रही है एक दिन में, जहां वैश्विक संक्रमित जो है 34.61 लाख दर्ज हुए, वहीं 8,832 लोगों ने जान भी गंवाई है। देश की राजधानी दिल्ली में उत्तर पूर्वी इलाके में दंगा और आगजनी के साथ साथ लूटपाट मामले में पहली सजा का ऐलान हुआ है। कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है और 5 साल की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिनेश यादव नाम के शख्स को 5 साल की सजा सुनाई है। यादव को एक महिला के घर में लूट और आगजनी के मामले में 5 साल के लिए जेल भेजा गया है। दरअसल दिल्ली के गोकुलपुरी में भागीरथी विहार में 70 साल की महिला मनोरी का घर है, जिसमें लूटपाट कर आगजनी की गई थी। यह पहला मामला है जब उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुए भीषण दंगों में किसी को सजा सुनाई गई है। 25 दिसंबर 2020 को मनोरी नाम की महिला के घर में लूटपाट के बाद आग लगा दी गई थी। दंगाई उसके मवेशी तक चोरी कर ले गए थे। 70 साल की मनोरी छत से कूदी और एक हिंदू परिवार के घर में छिपकर जान बचाई थी। उसके बाद उसके परिवार को पुलिस किसी तरह जान बचाकर ले गई। पूरा परिवार 2 हफ्ते दिल्ली से बाहर रहा था। पंजाब विधानसभा चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा और कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन मुश्किल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। सीपीआई और सीपीआई लिबरेशन ने एसएसएम के चुनाव चिन्ह पर लड़ने से इनकार कर दिया है। इनका कहना है कि हमारे उम्मीदवार पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन में खड़े होंगे। इस गठबंधन के बीच विवाद उम्मीदवारों के चयन पर भी है। दरअसल बुधलाड़ा से कृष्ण चौहान, लहरागा से सतवंत सिंह, अमृतसर पश्चिम से अमरजीत सिंह सीपीआई के उम्मीदवार हैं। भदौर से भगवंत समाओ, मनसा भी गुरनाम सिंह बिकनी लिबरेशन के कैंडिडेट हैं। दिलचस्प बात यह है कि नाम एसएसएम की ओर से जारी लिस्ट में भी है।
सीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी बंत सिंह बराड़ ने बताया कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय दल है, हम किसी और के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकते। वहीं सीपीआई लिबरेशन के स्टेट कमेटी मेंबर सुदर्शन सिंह ने कहा कि हम जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं हमें वहां पर अपना उम्मीदवार चुनने की आजादी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अकेले ही चुनाव लड़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान सहित कुछ अन्य ओबीसी नेताओं के पार्टी छोड़े जाने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भाजपा में कद और बढ़ गया है। इन नेताओं के पार्टी छोड़ने के निर्णय के तुरंत बाद केशव मौर्य हर तरफ उनसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराने से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर लगातार तीखे वार करने तक हर कहीं वे सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। केशव मौर्य का यूं अचानक हर जगह दिखना ओबीसी नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद से कहीं ज्यादा बढ़ा है। वे ज्यादातर नजर आने लगे हैं। गौरतलब है कि ज्यादातर ओबीसी नेताओं ने बीजेपी छोड़ते वक्त पार्टी में पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया था। केशव मौर्य के इन बयानों के बाद का जो है जवाब है वो सबके सामने भी आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने पिछड़ों को एक बार फिर से अपने साथ लाने का अभियान भी शुरू कर दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य को चेहरा बनाकर पिछड़ों को जोड़ा जाता था। जानकारों का कहना है कि कुछ ओबीसी नेताओं के जाने से पिछड़ों और अति पिछड़ों और दलितों से पार्टी की दूरी ना हो, इसलिए सोच के तहत बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। कोरोना की बेकाबू रफ्तार। देश में पिछले 24 घंटों में 3,47,000 केस दर्ज, 703 लोगों की मौत। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाया जाएगा, केजरीवाल ने एलजी को भेजा प्रस्ताव। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने लिया ससुर मुलायम सिंह का आशीर्वाद, तस्वीरें हुई वायरल। पंजाब सरकार के मंत्री का दावा, कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया है सीएम चेहरा। उत्तराखंड में डोईवाला बाग, कोटद्वार समेत 11 सीटें फंसी, भाजपा आज जारी कर सकती है नाम।